हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 7 मार्च को। दोस्तों हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की उपलब्धियों को गति देने के लिए यह पहली बार 7 मार्च 2019 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, इस योजना में सरकार ने जन औषधि स्टोर बनाए हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन दवाओं के जो दाम होते हैं वो 30 से 50% तक कम होते हैं। दोस्तों यहां पर बात आई है जेनेरिक दवाओं की। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे अगर हम किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो दोस्तों मेडिकल स्टोर में अगर हम एक पेन किलर खरीदते हैं तो उस पेन किलर पर कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है, और उस पेन किलर में पैरासिटामोल होता है। लेकिन अगर हम जन औषधि स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें पेन किलर दी जाएगी उसमें भी पैरासिटामोल ही होगा, लेकिन उसमें कंपनी का नाम लोगो नहीं होगा। तो दोस्तों ये दवाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं जेनेरिक दवाएं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ है नैरोबी में। कहाँ हुआ है दोस्तों? नैरोबी में हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 5वीं सभा का आयोजन 28 फरवरी से 4 मार्च तक केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। इस सभा में 175 देशों ने हिस्सा लिया था और भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। ठीक है, थीम क्या थी इस सभा की? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के कार्यों को सुदृढ़ बनाना इस सभा की थीम थी। दोस्तों इस बैठक में दुनिया भर के समुद्रों, नदियों और मैदानी भागों में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि किस प्रकार से प्लास्टिक के कचरे से निपटा जाए, इसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया था इस बैठक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया गया? आंसर होगा इसका 8 मार्च को। कब मनाया गया दोस्तों? 8 मार्च को मनाया गया। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनकी हिस्टोरिकल जो यात्राएं होती हैं उनको याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल यह दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। तो 2022 की थीम क्या थी? याद रखिएगा, 2022 की थीम थी जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये पहली बार 1911 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 2022 में पुरस्कार दिए गए हैं नारी शक्ति, वो 2020 और 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं। कब कब के लिए दोस्तों? 2020 और 2021 के लिए। तो कितनी महिलाओं को दिए गए हैं इस बार? तो ये दिए गए हैं 29 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को दोस्तों? 29 महिलाओं को। दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों 29 महिलाओं को। कितने महिलाओं को? 29 महिलाओं को। लेकिन पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 28 पुरस्कार दिए गए हैं, क्योंकि 2020 में 14 पुरस्कार और 2021 के लिए भी 14 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 में 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें संयुक्त रूप से नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से 14 पुरस्कार जो हैं वो 2020 और 2021 के लिए दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों 2020 में जिन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है उनमें से कुछ नाम हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनीता गुप्ता, ऊषाबेन बसाव,
नसीरा अख्तारी, संध्याधारी, इसके बाद निवृत्ति राय और जोधैया बाई बेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड नाम है, ठीक है। तो जोधैया बाई बेगा को भी नारी शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसके अलावा जया मुथु और तेजम्मा, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है 2020 में। इला लोध, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 के भी कुछ नाम हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सतुपति प्रसन्ना, तागे रीता ताखे और मधुलिखा राम टेके। फिर है निरंजना बेन मुकुल भाई, कलारथी, पूजा शर्मा, अंशुल मल्होत्रा, शोभा गस्ती। इस प्रकार से 2021 के नाम है। इसके अलावा दोस्तों नीना गुप्ता भी आप याद रखिएगा, इन्हें भी साल 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं, ने किस देश को हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी UAE को हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है। FATF का मानना है कि जो UAE है उसने अपराधियों और आतंकवादियों को अपने देश में धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए उसको भी अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को 2018 से अब तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। पाकिस्तान को इस बार उम्मीद थी कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाएगा, लेकिन इस बार भी FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया है। दोस्तों FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो कमियां थी उनको पूरा नहीं किया है। बात आई है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका जो सचिवालय है वो है पेरिस में। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे खतरों से निपटना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 6 मार्च को। दोस्तों 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 मार्च को मनाया गया, ठीक है। और दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो उन्होंने 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 53वें स्थापना दिवस में शामिल हुए थे, ठीक है। CISF जो है वो भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह प्रॉपर्टी और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो CISF का स्थापना दिवस है ये 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। लेकिन इस बार 6 मार्च को क्यों मनाया गया? ध्यान से सुनिएगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में होना था और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जो चुनाव परिणाम है वो आने हैं, तो इसको देखते हुए CISF का जो स्थापना दिवस है 2022 का, ये 6 मार्च को मनाया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इसका अमिताभ कुमार। दोस्तों अमिताभ कुमार ने कौन सी बुक लिखी है? द ब्लू बुक। भारतीय लेखक और पत्रकार हैं अमिताभ कुमार, तो उन्होंने द ब्लू बुक नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में महामारी के कारण लॉकडाउन के अनुभवों को इसमें लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि जो द ब्लू बुक है वो किसकी है? अमिताभ कुमार की। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस फॉर्मूला 1 टीम ने रूस के ड्राइवर निकिता मॉजेपिन का अनुबंध समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं रूस के निकिता मॉजेपिन, तो उनके साथ किस टीम ने अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा इसका हॉस F1 टीम। जो हॉस F1 टीम है उसने निकिता मॉजेपिन के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको देखते हुए जो दुनिया भर की संस्थाएं हैं वो रूस के साथ अपना नाता तोड़ रही हैं। तो इसी क्रम में हॉस F1 टीम ने रूस के ड्राइवर, फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं निकिता मॉजेपिन, उनसे अपना नाता तोड़ दिया है, यानी अनुबंध समाप्त कर दिया है। इसके अलावा जो उसके प्रायोजक थे उराल कली, उससे भी अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की स्थापना कब की गई थी?
तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों खबरी पर आप हमें फॉलो जरूर करें। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो इसके लिए आप खबरी पर फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।